आज भी आपको पता होगा कि एक व्यक्ति ने पूरी किताब लिखी वर्शिपिंग द फॉल्स गॉड, और उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, बाबा साहब वाज अ ड्राफ्ट्समैन. सम कॉन्क्रीट एविडेंस दैट बाबा साहब अंबेडकर इज रियली ए कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डर और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर. तो 8 से 9 बार बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में डेली खड़े होते थे जब कार्यवाही चलती थी. लेकिन कुछ ऐसे अप्रत्याशित दिन थे जिसमें 25 से 26 बार बाबा साहब खड़े हुए हैं. अब आप बताइए, संविधान निर्माता खड़ा होता है कि ड्राफ्ट्समैन खड़ा? जवाहरलाल नेहरू को चैलेंज किया कि मिस्टर नेहरू, द मेमोरेंडम विच यू हैव केप्ट, it is 400 years old. That is nothing new in this. And therefore, this is a very backward looking memorandum and we should be actually looking forward. आपने देखा होगा उस समय के जो लीडर रहे हैं वो सब क्या करते थे, जो वो बोलते थे वही ज्ञान हो जाता था. गांधी ने जो बोला वो ज्ञान हो गया. बाबा साहब ने ऐसा ज्ञान का उत्पादन नहीं किया. ये हमारे विद्यार्थियों को, हमारे शोधार्थियों को, हमारे इंटेलेक्चुअल्स को ये बात घर करनी चाहिए. बाबा साहब डिड नॉट प्रोड्यूस नॉलेज ओनली बाय स्पीच. जो उन्होंने बोला वही ज्ञान बन गया, ऐसी बात नहीं थी. बाबा साहब ने रेफरेंशियल नॉलेज प्रोड्यूस करी. बाबा साहब अंबेडकर के बारे में कुछ लोग तो सुन के बड़े हुए, कुछ लोग पढ़ कर के बड़े हुए, कुछ लोग पढ़ और गढ़ करके बड़े हुए. तो इसलिए हम लोगों का चैलेंज बढ़ जाता है. और मुझे बार बार जब भी जयंती आती है तो ये सोचना पड़ता है कि बात को कहाँ से शुरू करके और कहाँ ले जाया जाए. क्योंकि अगर विचारों की पुनरावृत्ति करते रहेंगे तो बाबा साहब अंबेडकर के विचार को हम लोग आगे नहीं ले जा पा रहे हैं. 4 पड़ाव मैंने अपने लेख के अंदर उसको देखा कि 4 पड़ाव बाबा साहब अंबेडकर के उद्विकासीय, उसके उनके कृतित्व और व्यक्तित्व, हिज पर्सनालिटी एंड डीड्स. So if we start evaluating his work and deeds, Baba Saheb Ambedkar began as a Dalit leader. दलितों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और दलितों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, ये सब जानते हैं. लेकिन साथियों, केवल और केवल बाबा साहब अंबेडकर दलितों के मसीहा नहीं थे. कहीं ना कहीं हमें और सभी को यह लगने लगा कि उनको किसी संकुचित दृष्टि के कारण हम लोगों ने अपने साथ रखा कि मेरे बाबा साहब को कोई ले ना जाए. यह कहीं ना कहीं हो सकता है कि अनजाने में हो गया हो, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का दूसरा पड़ाव 70 के दशक तक आते आते, क्योंकि 56 में जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ तो उस समय तक भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि बाबा साहब एक संविधान निर्माता. और आज भी आपको पता होगा कि एक व्यक्ति ने पूरी किताब लिखी वर्शिपिंग द फॉल्स गॉड, और उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, बाबा साहब वाज अ ड्राफ्ट्समैन. तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं है. यह लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ेगी. तो हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, इसको तथ्यात्मक धरातल पर, जब तक आंकड़ों के आधार पर इसको प्रमाणित न किया जाए, तब तक केवल कहने से बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं हो जाएंगे. यद्यपि ये तथ्य सत्य है या तथ्य सत्य से भी परे है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है. लेकिन कुछ ऐसे लोग जो कि बाद में मिनिस्टर भी बने, एंड देयरफॉर इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गिव सम डॉक्यूमेंट्री और सम कॉन्क्रीट एविडेंस दैट बाबा साहब अंबेडकर इज रियली ए कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डर और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर. क्या उसका आंकड़ा है? इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी साथियों. तो क्या बाबा साहब का वो क्या आंकड़ा है? आई थिंक, मुझे लगा
कि हम लोगों को अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन करके हमको जवाब देना चाहिए साथियों। तो वी स्टार्टेड लुकिंग कि हाउ टू प्रूव दैट। बाबा साहब के बहुत सारे वक्तव्य हैं, लेकिन एक वक्तव्य सब लोग जानते हैं, जो 26 जब उन्होंने सौंपना शुरू किया तो 25 नवंबर 1949 को कहता है, कोई 26 नवंबर को वो ख़त्म हुआ भाषण। इस तरह की बात होती है, लेकिन उसमें जो आंकड़े आए मुझे लगा कि वो हमारे ज़बान पर रटे हुए होने चाहिए। अगर हम सचमुच बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माता बताना या कहना चाहते हैं। वो क्या आंकड़े हैं? एक आंकड़ा मैं दे रहा हूँ। पहला, कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का मसौदा तैयार किया तो संविधान के मसौदे को द मेमोरेंडम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पुट टू डिबेट, टू स्क्रूटनी। जो जन सामान्य के सामने रखा गया कि भाई इसमें अगर कुछ गड़बड़ी हो तो आप लोग जरा जो है बताएं कि क्या गड़बड़ी है। और सब लोग को पता है कि गड़बड़ी बताने वालों ने 7,635 गड़बड़ी बता दी। 7,635 अमेंडमेंट आए। बाबा साहब अम्बेडकर ने उन 7,635 अमेंडमेंट्स को पढ़ा और उसमें से 5,162 अमेंडमेंट्स को खारिज किया। He discarded 5,162 amendments, and after that 2,473 2,473 अमेंडमेंट को जो है बाबा साहब ने अपने उस संविधान में अंगीकार किया, जो 395 अनुच्छेद वाला संविधान बना। अब आप खुद फैसला कीजिए। कोई व्यक्ति 7,635 अमेंडमेंट को पढ़ता है और 5,162 अमेंडमेंट को पढ़ करके खारिज करता है कि नहीं, इसके अंदर कोई दम नहीं है, और तब 2,473 अमेंडमेंट अंगीकार करता है। अब आप बताइए कि ऐसे व्यक्ति को संविधान निर्माता कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? एक आंकड़ा मैं आपको और देता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब मसौदा, व्हेन ही यूज्ड टू मूव द मोशन, ही यूज्ड टू स्टैंड अप। मैंने संविधान निर्माता कमेटी की, जो निर्मात्री कमेटी की जो रिपोर्ट है पार्लियामेंट में जो चल रही थी, उसको पढ़ा, देखा, तो उसमें बाबा साहब 8 से 9 बार जो थे वो उठते थे और देखते थे कि भाई ये हमने जो मोशन मूव किया है उसको कैसे पारित कराया जाए, हाउ द मोशन गेट थ्रू। तो कभी वो खड़े हुए, उसके बाद सप्लीमेंट्री दिया, उसके बाद कोई अमेंडमेंट दिया, उसके बाद उसको डिफेंड किया और उसके बाद फिर उसका फाइनल दिया। तो 8 से 9 बार बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में डेली खड़े होते थे जब कार्यवाही चलती थी। लेकिन कुछ ऐसे अप्रत्याशित दिन थे जिसमें 25 से 26 बार बाबा साहब खड़े हुए हैं। 25 से 26 बार। अब आप बताइए, संविधान निर्माता खड़ा होता है कि ड्राफ्ट्समैन खड़ा होता है? ये मुझे लगता है अरुण शौरी को हमें जवाब देने के लिए तैयारी करनी चाहिए। तीसरी बात, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के भाषण के शब्दों को गिना जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर पहले नॉर्मल मेंबर थे। उस समय नेहरू ने मसौदा जब रखा, जवाहरलाल नेहरू ने जब मेमोरेंडम रखा संविधान बनाने के लिए, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस पर तकरीर रखी, पहली तकरीर, और पहली तकरीर 3,600 शब्दों की थी उस समय। जबकि बाबा साहब ने यह कहा कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टुडे एंड प्रेसिडेंट यू हैव आस्क्ड मी एंड आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड। और प्रिपरेशन न करने के बाद उन्होंने रखी, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई, मुझे लगता है कि उस पर हमें मंत्रणा करनी चाहिए। और वो बात थी कि उन्होंने चैलेंज किया
जवाहरलाल नेहरू को चैलेंज किया कि मिस्टर नेहरू, द मेमोरेंडम विच यू हैव केप्ट, इट इज 400 years old. That is nothing new in this, and therefore this is a very backward looking memorandum, and we should be actually looking forward. उसके बाद उन्होंने जो मुस्लिम लीग और कांग्रेसियों को डांट लगाई, जरा उसके बारे में भी आप लोग देखिएगा। एक बात केवल उसमें से मैं जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि देयर आर टू पीपल हु आर, टू पार्टीज हु आर फाइटिंग, one is Muslim League, another is Congress. But I want to tell them, when the destiny of the nation is decided, the destiny of any party and leader counts none. जब राज्यों के भाग्य का निर्धारण हो रहा हो या उनके भविष्य का निर्धारण हो, तब किसी पार्टी के भविष्य का कोई मूल्य नहीं होता। और इसलिए I want that both Congress and Muslim League, they should come together, because our problem is how to start. और अगर हमने एक बार शुरुआत कर ली, then I think we will walk with hand in hand. That was first. जो उनका संविधान निर्मात्री कमेटी के चेयरमैन का जो भाषण है, वो 8000 शब्दों से 8300 शब्दों के आसपास है साथियों। उसको आप देखिए कि बाबा साहब अंबेडकर वॉज रिप्लाइंग, किसको रिप्लाई कर रहे थे। अगर कोई ड्राफ्टमैन होगा तो वो क्यों रिप्लाई करेगा सोशलिस्टों को? Why will he reply to communist? Why will he reply to congressmen? And why will he reply to general population sitting there? And why will he be telling? वो क्यों बताएंगे कि इस संविधान के अंदर क्या खूबी है और क्या गड़बड़ी हो सकती है। साथियों, हम लोग सब लोग बताते हैं, जब कहा गया बाबा साहब अंबेडकर से कि वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन विल होल्ड द टेस्ट ऑफ द टाइम, बाबा साहब ने कहा ये सबको पता है, क्यों कहेगा कोई आदमी। तो इसलिए साथियों, हमको ये बातें लिखनी पड़ी, और गंगादास जी ने इसका जवाब भी दिया था उस समय, लेकिन उस समय हम लोग काफ़ी छोटे थे, इसलिए हम लोग बात नहीं कर पाए। लेकिन आज के समय में वी हैव लॉट ऑफ डेटा टू प्रूव दैट बाबा साहब अंबेडकर इज एंड ओनली इज, क्योंकि आपको पता है 7 आदमी थे, 6 का क्या हुआ, आई डोंट वांट टू रिपीट। लेकिन साथियों, हमको आंकड़ों के साथ ये बात बाकायदा प्रूव करनी पड़ेगी कि बाबा साहब अंबेडकर इज द रियल कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डर। ये बात स्थापित हो गई। लेकिन साथियों, बात यहां नहीं रुकी। 2000 के अंदर आते आते बाबा साहब अंबेडकर के जितने वॉल्यूम्स थे, और सर बैठे हुए हैं यहाँ पर, जिन्होंने कंधे पर वो पुस्तकें हम लोग छात्र हुआ करते थे, उन्होंने फ्री में वो पुस्तकें लाना शुरू किया। बाबा साहब राइटिंग अ स्पीचेस। मैं चाहूँगा सब लोग एक बार ताली बजा करके ज़रूर सर का स्वागत करें। साथियों, वो किताबें हम लोगों को जब मिलने लगी, तो बाबा साहब की एक किताब जिसको बहुजन प्रकाश कभी छापा करता था, पाकिस्तान दैट इज पार्टीशन ऑफ इंडिया, मुझे लगता है उसको बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा। और अभी उसका अध्ययन आया है पैरी एंडरसन। पैरी एंडरसन इज ए हिस्टोरियन फ्रॉम कैलिफोर्निया, and California historian Perry Anderson has tried to evaluate the value of that book. हम लोग केवल बाबा साहब अंबेडकर को बता रहे थे कि वो दलितों के मसीहा हैं, दलितों के मसीहा से बढ़े, तो हमने कहा नहीं, वो संविधान निर्माता हैं। लेकिन साथियों, जब हम लोगों ने वो सब किताबें पढ़ी, तो पता ये चला कि बाबा साहब अंबेडकर केवल और केवल दलितों के मसीहा नहीं हैं, केवल और केवल वो संविधान निर्माता नहीं है, वो राष्ट्र निर्माता भी है। ये बात आगे बढ़ गई और तथ्यात्मक रूप से आगे बढ़ी। क्यों? उसके तथ्य 5 तथ्य केवल, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ हिज टाइम हु सेड दैट इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज नेशन इन द मेकिंग। और उन्होंने किसको उद्धृत किया?
ही कोटेड बंगाल पोएट, उसमें कहते थे नेशनल पोएट ऑफ बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर ऑल्सो थिंक्स लाइक दैट। ये बाबा साहब ने कोट किया है अपनी उस किताब में। द नेशनल पोएट ऑफ बंगाल ऑल्सो थिंक्स दैट इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज नेशन इन द मेकिंग। सो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया इज नॉट ए नेशन। सो इट्स नॉट ओनली ही सेड दैट इंडिया इज नॉट ए नेशन, बट व्हाई इंडिया इज नॉट ए नेशन, और उसके लिए राष्ट्र क्यों नहीं है इसका उन्होंने उत्तर दिया। एंड ही सेड दैट हाउ कैन अ सोसाइटी डिवाइडेड इनटू थाउजेंड्स ऑफ कास्ट बी ए नेशन। हजारों जातियों में बटा हुआ समाज राष्ट्र कैसे हो सकता है, क्योंकि जातियां वैमनस्य फैलाती हैं। कास्ट ब्रीड्स एनिमोसिटी, जातियां वैमनस्य फैलाती हैं, और जो राष्ट्र है वो तो एक तरह का आध्यात्मिक सिद्धांत है। एंड ही कोटेड अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन जो उस समय फ्रांस के बहुत बड़े समाज विज्ञानी थे, राजनीतिक शास्त्री थे, उनको उन्होंने उद्धृत किया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको बाबा साहब अंबेडकर को एक अकादमिक रिसर्चर के रूप में देखना चाहिए। जो नेता हैं बाबा साहब को एक्टिविस्ट के रूप में देखें, उनका एक्टिविज्म करें, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा साहब ने भाखड़ा नागड़ बांध बना दिया, बाबा साहब ने आरबीआई बना दिया, बाबा साहब ने जो है वो पॉपुलेशन की नींव डाली, पॉपुलेशन इंस्टीट्यूशन की नींव डाली। अरे ये सुन सुन करके जो कुछ भी बोलना चाहें लोग बोलें, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, उसको बाबा साहब के द्वारा क्या और क्या उद्धृत किया गया है मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। बाबा साहब ने अपने लेखों में, बाबा साहब ने जो अपने ज्ञान का उत्पादन किया उसमें 10 प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया। आई कॉल इट एज epistemology of Baba Saheb's thought and philosophy. Epistemology of Baba Saheb's thought and philosophy. And he used 10 type of sources. 10 प्रकार के सोर्स थे। पहला सोर्स था आर्कियोलॉजी का। बाबा साहब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दे करके लिखते थे। दूसरा आर्काइवियल, आर्काइव से बाबा साहब ने बाकायदा रिसर्च निकाला। थर्ड था इंडोलॉजिकल, यानी कि इंडोलॉजिकल जो टेक्स्ट थे हमारे वेद, वेदांग, पुराण, इन सब का उद्धरण उन्होंने प्रस्तुत किया। चौथा, बाबा साहब अंबेडकर ने पेपर क्लिपिंग्स को अपना सोर्स बनाया। अगर चकवारा से झज्जर तक की लड़ाई को आप देखें तो बाबा साहब अंबेडकर के पहले वॉल्यूम में ही मिल जाएगी कि उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट किया। इसके बाद चौथा, पांचवा, बाबा साहब अंबेडकर ने जो न्यू सेंसस डेटा, जो सेंसस डेटा था इंडियन गवर्नमेंट का, उस सेंसस डेटा को यूज किया। छठा, बाबा साहब ने किताबों के रेफरेंस तो दिए हैं, जेफरसन हो, चाहे डूई हो, चाहे अर्नेस्ट रेनन हो। और सातवां, बाबा साहब अंबेडकर ने स्वयं जो लोग थे उनसे वार्तालाप, चाहे वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे उन्होंने चाहे अपना जो वहाँ पर जलसा लगाया, चाहे वो उन्होंने खुद अपने धरने प्रदर्शन किए, उससे बाकायदा ज्ञान अर्जित किया। और जो 3 गुरु थे, 3 गुरुओं के जो फलसफे थे, फिलॉसफी थी, उसको बाबा साहब अंबेडकर ने अपने आत्मसात किया। हु वर द 3 गुरुस? एवरीबडी नोज, बुद्धा, कबीर एंड ज्योतिबा फूले। आजकल पाश्चात्य देश में एक और गुरु लाने की कोशिश की जा रही है और वो है जॉन डूवी। मैं मानने से वो इनकार करता हूँ। उसका आपको कभी और जो हमारे स्टूडेंट हैं वो मिलेंगे तो मुझे बताऊंगा कि वाई
आई डोंट ट्रीट डूई इज वन ऑफ द गुरु, बिकॉज मैंने भी कोलंबिया जाके पढ़ाया जहाँ बाबा साहब थे, और मैंने जाके बाबा साहब के उन सब चीज़ों को देखा कि हाँ भाई डूई से बाबा साहब कितने मुतासिर हुए होंगे, लेकिन मुझे ऐसा कोई प्रमाण खुद नहीं मिला। 2012 में मैं गया था कोलंबिया पढ़ाने के लिए, तो मैंने वहाँ पढ़ाते हुए देखा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो स्वयं का ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद लास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जर्नल्स का एनालिसिस किया उसको देखिए, और 6 प्रकार की इंसाइक्लोपीडिया, 6 टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया बाबा साहब यूज टू प्रोड्यूस हिज नॉलेज। तो ये जो स्रोत हैं हमारे, आपने देखा होगा उस समय के जो लीडर रहे हैं वो सब क्या करते थे, जो वो बोलते थे वही ज्ञान हो जाता था। गांधी ने जो बोला वो ज्ञान हो गया। बाबा साहब ने ऐसा ज्ञान का उत्पादन नहीं किया। ये हमारे विद्यार्थियों को, हमारे शोधार्थियों को, हमारे इंटेलेक्चुअल्स को ये बात घर करनी चाहिए। बाबा साहब डिड नॉट प्रोड्यूस नॉलेज ओनली बाय स्पीच। जो उन्होंने बोला वही ज्ञान बन गया, ऐसी बात नहीं थी। बाबा साहब ने रेफरेंशियल नॉलेज प्रोड्यूस करी, और रेफरेंशियल ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही फॉर्मल ओकेजन्स पर नॉलेज प्रोड्यूस करी और उनको फॉर्मली छपवाया। जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पहली बार जब अपना पेपर पढ़ा, कास्ट जेनेसिस, द कास्ट इन इंडिया जेनेसिस मैकेनिज्म एंड डेवलपमेंट, वो कहाँ पढ़ा? अमेरिका के जो है सेमिनार में। और उसके बाद 1917 में दैट आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड इन एंटीक्वेरी। 1917 में जब कोई भी भारत का समाजशास्त्री कुछ नहीं लिख रहा था, भारत के जो समाजशास्त्र के पितामह कहलाते हैं साथियों, जी.एस. घुरे, उनकी पहली किताब जो जाति पर छपती है वो 1936 में छपती है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोग भारत का पहला समाजशास्त्री कहते हैं। ही इज द फर्स्ट sociologist of India because he has produced this knowledge in a journal called Antiquary, which was published from Columbia itself. बाबा साहब की किताबें चाहे 1923 में चाहे 1927 में, they were all published from London. लंदन से पब्लिश हुई, और बाबा साहब ने रिव्यू करी किताबों की, वो नॉलेज बनी। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब मेमोरेंडम दिए, चाहे साउथ बोरो कमेटी को दिया हो और चाहे जिसे कहना चाहिए बाद में दिया हो, तो इट वाज ऑन फॉर्मल ओकेजन। पार्लियामेंट के अंदर फॉर्मल ओकेजन में आप झूठ नहीं बोल सकते, आप गलत आंकड़ा दे नहीं सकते, क्योंकि सरकार के वहाँ मुलाजिम बैठे, 2 मिनट में आप पकड़ जाएंगे। And therefore he had to produce authentic data. Not only authentic data, with also referential material, supported material. ये बाबा साहब अम्बेडकर के जिसे कहना चाहिए तरीके थे प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज के। और इसलिए साथियों, मैं बाबा साहब अम्बेडकर को जब इस पड़ाव में देख रहा हूँ कि वास्तविकता में बाबा साहब अम्बेडकर ही संविधान निर्माता थे और बाद में राष्ट्र निर्माता थे, तो उस आधार पर देख रहे हैं कि उन्होंने ज्ञान का जब उत्पादन किया तो किस प्रकार किया। जैसे कि संविधान के अंदर अधिकारों का बंटवारा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अधिकारों का बंटवारा कैसे होगा, हाउ विल यू डू दैट? आप तो तभी कर सकते हैं जब आपको सेल्फ रिप्रेजेंटेशन मिले। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा नेशन कैन ओनली बी बिल्ट बाय सेल्फ रिप्रेजेंटेशन, एंड सेल्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल हु हैव नॉट बीन गिवन एनी रिप्रेजेंटेशन टिल नाउ। He argued that a nation can be philosophically, it can be an idea. Nation can be a idea, but sociologically it is nothing but conglomeration of number of groups. जो वास्तविकता में समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखा जाए तो राष्ट्र बहुत सारे समूहों का युग्म है,
और राष्ट्र एक मुकम्मल तब तक नहीं हो सकता. A nation cannot be completed unless and until these groups who represent them would be given self representation. जब तक इन समूहों को स्व प्रतिनिधित्व नहीं मिल जाता तब तक राष्ट्र मुकम्मल नहीं हो सकता. साथियों, उस समय ब्रिटानिया साम्राज्य ने कहा, ओ यू इंडियंस, यू आर नॉट फिट फॉर गवर्नमेंट, हाउ कैन वी गिव, यू आर बारबेरियंस. बाबा साहब ने उसका जवाब दिया. बाबा साहब सेल्फ रिप्रेजेंटेशन केवल राष्ट्र निर्माण के लिए, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन दलितों के लिए नहीं मांग रहे थे, पिछड़ों के लिए नहीं मांग रहे थे, अकलियतों के लिए नहीं मांग रहे थे, विमेन के लिए नहीं मांग रहे थे, वो पूरे भारत के लिए मांग रहे थे. बाबा साहब का कहना क्या था, जरा इसको आप इसको पढ़िए. बाबा साहब का क्या कहना था. बाबा साहब ने उद्धृत किया अमेरिका को, अमेरिका का केस, जब क्योंकि ब्रिटानिया साम्राज्य वाले कह रहे थे आप लोग तो बटे हुए हो, तो बाबा साहब ने कहा बटा हुआ तो अमेरिका भी था, आपने उसको तो डेमोक्रेसी दे दी, और उसका बंटवारा तो और जघन्य था. इधर स्पेनिश थे, उधर जिसे कहना चाहिए ब्रिटिश थे, उधर जिसे कहना चाहिए लैटिनो थे, और उनके यहाँ बंटवारा रीजन, रिलीजन, पॉपुलेशन और यहाँ तक कि टेक्निकल था. हमारा तो बंटवारा केवल जाति के आधार पर है, और एक बार ये जातियों की वजह से हमने समेकित रूप में अपने भविष्य का निर्णय नहीं लिया है. और अगर आप हमें स्व प्रतिनिधित्व देते हैं तो हम साथ बैठ करके, एक साथ बैठ करके स्व प्रतिनिधित्व देते हुए हम लोग समेकित रूप से अपना निर्णय, अपने भाग्य का, अपने भविष्य का निर्माण करने लगेंगे और हमारा राष्ट्र मुकम्मल हो जाएगा. ये बाबा साहब का दर्शन था. बाबा साहब ने कभी बंटवारा नहीं मांगा था. दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, बाबा साहब नेवर said that there should be abrupt division of the country. He said let there be referenda. यानी कि आप एक हिंदुस्तान बना दीजिए हिंदुओं के एरिया वाला, और एक आप रिलीजन के आधार पर एक पाकिस्तान, दो युग्म बना दीजिए और एक सेंटर बना दीजिए. सेंटर के पास आर्मी रहेगी, सेंटर के पास इकोनॉमिक पावर रहेगी, और लेट बोथ दीज पीपल गवर्न देमसेल्व्स. 10 साल तक इनको गवर्न करने दीजिए. बाबा साहब ने कहा आई एम श्योर दैट आफ्टर 10 years बोथ ऑफ देम विल रियलाइज दैट ए यूनाइटेड इंडिया इज बेटर देन डिवाइडेड इंडिया. लेकिन साथियों हुआ क्या, लोगों ने नहीं सुना. और बाबा साहब ने उस किताब के प्रीफेस में लिखा है, बाबा साहब ने उस प्रीफेस में, उसकी किताब का पहला पन्ना पढ़िए, उसमें लिखा है कि मेरी किताब जिन्ना और गांधी दोनों पढ़ा करते थे. क्योंकि जो पेरी एंडरसन हैं वो कह रहे हैं उस समय तक ऐसी कोई किताब ही नहीं थी जिसके अंदर राष्ट्र का भविष्य क्या होगा जो बताए. केवल बाबा साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ही हैज रिटन ए फुल लेंथ बुक ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडिया. एंड देयरफॉर फ्रेंड्स, आई मेक ए प्ली बिफोर यू, कृपया करके पढ़िए. अगर आप केवल पढ़ लेंगे उसको, सुनी हुई बात पर नहीं, ताली तो बजा देता आदमी. और आजकल तो एक बड़ा फैशन हो गया है, पहलवान कोई आए ताली हम बजाएंगे. हम दूसरे व्यक्तियों को बुला करके बाबा साहब की तारीफ सुनने के लिए ताली बजाते हैं. अपने पहलवान तैयार नहीं कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, हमारे पहलवान नहीं तैयार हो रहे हैं. पहलवान दूसरे हैं जो आकर के हमारे लोगों के बीच में अपने लिए ताली बजाते हैं, लेकिन अपने लोगों में वो कभी नहीं जाते. मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप लोग समझ रहे होंगे. वो आते हैं हमारे बीच में बाबा साहब को बताने के लिए, और वो अपने समाज में जाके बाबा साहब के बारे में नहीं बता पाते. आप उनको फेसबुक पे बहुत लाइक मिलता है, बड़े फॉलोवर भी हैं, उनके ट्विटर पे भी बहुत फॉलोवर हैं, लेकिन उनके समाज में कितने फॉलोवर हैं ये मैं पूछना चाहता हूं. और हमारे लोग मेहनत नहीं करना चाहते क्या? आर दे नॉट रेडी टू
ponder over what Baba Saheb has written, what Baba Saheb has produced. अगर नहीं करेंगे साथियों तो ऐसा ही होगा कि कोई दूसरा आएगा और किसी ने लगा लिया बाबा साहब का तस्वीर, तो हमने कहा ये तो बहुत बड़ा अम्बेडकरवादी है, और पता चला कि वो तो अवसरवादी निकला। तो कैसे काम चलेगा? तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर को राष्ट्र निर्माता बताते बताते बात अब आगे निकल गई है। अब बाबा साहब सचमुच विश्व विभूति हो गए हैं। ही हैज बिकम ए ग्लोबल आइकन। अब आप कहेंगे यार ये क्या जबरदस्ती वाली बात कर रहे हैं, ग्लोबल आइकन हो गए। तो उसके लिए भी साथियों इंपिरिकल प्रमाणिक डेटा है। आप लिखना शुरू कीजिए। पहली मूर्ति लगी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, दूसरी लगी मूर्ति बाकायदा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, तीसरी मूर्ति लगी टोरंटो यूनिवर्सिटी में, चौथी मूर्ति लगी साइमन फ्रेजर कनाडा में, पांचवी फिर अमेरिका में आ गई मैसेच्यूसेट्स में, मैसेच्यूसेट आर्महर्स्ट में, छठी मूर्ति लग गई बाबा साहब की ब्रांडिस यूनिवर्सिटी में। अब बाबा साहब वेस्ट से निकल के ईस्ट में आ गए। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा यूनिवर्सिटी में लग गई बाबा साहब की यूनिवर्सिटी। आठवीं लग गई क्वींसलैंड में, और नवीं जो बड़ी मूर्ति वो लग गई जापान में कोएसान यूनिवर्सिटी में। और हंगरी में तो बाबा साहब के नाम से स्कूल खोल दिया बच्चों ने। ये 9 मूर्तियों की बात है। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर पे व्याख्यान मालाएं शुरू हो गई। इत्तेफाक से मैंने 3 विश्वविद्यालय में व्याख्यान माला, 4 व्याख्यान माला मैंने भी दी। साइमन यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में व्याख्यान माला बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिसको अम्बेडकर मेमोरियल लेक्चर कहा जाता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो उसकी वेबसाइट पे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, विवेक कुमार ने दिया। और टोरंटो यूनिवर्सिटी में भी बाबा साहब अम्बेडकर पर व्याख्यान माला हुई। साइमन फ्रेजर में भी हुई व्याख्यान माला। उधर मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में हुई। और बाबा साहब अम्बेडकर की पीठ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बन गई, जहां पर मेमोरियल लेक्चर भी है। पापा, मैंने साथियों अभी एक लेक्चर दिया ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी में मैंने एक लेक्चर दिया बाबा साहब अम्बेडकर पर। और वहां के एक प्रोफेसर फ्रैंक वेल्स ने मुझसे कहा, विवेक आपने हमारी आंखें खोल दी। हम लोग समझते थे भारत में केवल मोहनदास करमचंद गांधी हैं। मैं जानबूझ करके पूरा नाम ले रहा हूं क्योंकि आजकल बड़े गांधी हो गए, आप लोग कहीं जिससे कहना चाहिए कंफ्यूजन ना समझ लें। तो मोहनदास करमचंद गांधी हैं जिन्होंने केवल काम किया है। एंड थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग अम्बेडकर टू अस इन ऑस्ट्रिया। और ये यूनिवर्सिटी में, पब्लिक मीटिंग में नहीं था साथियों, ये यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूं। यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने सुना कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किस प्रकार ज्ञान का उत्पादन किया है, और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को अकादमिक दृष्टि से कैसे। दूसरा मैंने व्याख्यान दिया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और वहाँ के बच्चों ने जिस प्रकार के प्रश्न पूछे। एक प्रश्न बड़ा मज़ेदार था, वो था कि अगर बाबा साहब जिंदा होते और आपके सामने आ जाते तो आप क्या कहते उनसे। इसका उत्तर मैं नहीं दे पाया क्योंकि मुझे लगा कि सचमुच बाबा साहब अम्बेडकर को अभी भी लोगों ने समझा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर को समझने के लिए मुझे लगता है, जैसे एक बात लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी दिया, और ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि वो तो उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया। जबकि बाबा साहब ने अपनी किताब में लिखा, नो आई हैव नॉट टेकन इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, आई हैव टेकन इट फ्रॉम माई मास्टर द बुद्धा, बिकॉज इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी इन फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज पोलिटिकल। वहां पर इक्वलिटी पे बात हुई, वहां लिबर्टी पे बात हुई, लेकिन वहां फ्रेटर्निटी पे कोई डिबेट नहीं हुआ। यू कैन गो एंड वॉच, यू कैन रीड
I'm telling you as a professor, as a learned person, I'm telling you there was no debate on fraternity. और बाबा साहब ने कहा कि नहीं, मैत्री तो बुद्ध धम्म का पर्याय है. You can make a law for equality. You can make a law for liberty, but you cannot make a law for fraternity. आप समता के लिए कानून बना सकते हैं, स्वतंत्रता के लिए कानून बना सकते हैं, लेकिन भाईचारे के लिए कानून कैसे बनाएंगे? वो तो स्वतः प्रतिस्फूटित होगा, वो तो उगेगा अपने अंदर से. और इसलिए त्रिशरण, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और 10 प्रवृत्तियां कितनी आवश्यक हैं, ये बाबा साहब ने आपको बताया. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले.